नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित पीआरटी जीएस पेपर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है? ये 25% शामिल है या 15% शामिल है या 20% शामिल है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंगा नदी बेसिन भारत के कुल क्षेत्रफल का 25% भाग है। ऑप्शन ये सही है। गंगा नदी बेसिन भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ है? तो साराबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्धशुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं? क्या कोको त्रिभुज कहते हैं या साहेल प्रदेश कहते हैं या फूटा जालोन कहते हैं? तो जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल के उत्तर में भूमध्य सागर है और दक्षिण में साहेल प्रदेश है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन श्रीशैलम बांध, नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये है छत्तीसगढ़ में या अरुणाचल प्रदेश में है या आंध्र प्रदेश में है? तो नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लगभग 5 जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन बी सही है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा बनी होती है, यानी कि मृदा किसकी बनी होती है? ये ऑप्शन है खनिज प्लस कार्बनिक पदार्थ, वायु, जल की। दूसरा है खनिज प्लस कार्बनिक पदार्थ प्लस वायु की। तीसरा है खनिज, जल, वायु की। और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मृदा है ये खनिज, कार्बनिक पदार्थ, वायु और जल इन सभी से बनी होती है। इस प्रकार ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ये है, यह उत्तरी भारत के डेल्टा क्षेत्रों के अधिकांश भागों में पाई जाती है। दूसरा है, यह सब्जियां और फल उगाने के लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन तो सही है कि यह उत्तरी भारत के डेल्टा क्षेत्रों के अधिकांश भागों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। बी कह रहा है कि यह सब्जियां और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बात गलत है। सी कह रहा है कि यह पोषक तत्वों से भरपूर है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन बी गलत है। कह रहा है कि यह सब्जियां और फल उगाने के उपयुक्त नहीं है, ये गलत है। सब्जियां और फल उगाने के लिए उपयुक्त हैं। तो ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है? वो गन्ना है या रागी है या तिल है? जो तिल है ये उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में
रबी की फसल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? भारतीय महासागर मतलब हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप श्रीलंका है या मॉरिशस है या मालदीव है? तो मालदीव हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीपीय देश है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर है। ऑप्शन बी सही है, मालदीव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग है जो भाग 15 में है, यानी कि भाग 15 अनुच्छेद 324 में क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग। और अनुच्छेद 148 में सीएजी है, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। तो इसमें ऑप्शन ये है, निर्वाचन आयोग पूछ रहा था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है। इसमें ऑप्शन ये सही है, अनुच्छेद 324। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मृदा का विस्तार सही अवरोही क्रम में क्या है? तो भारत में मृदा का विस्तार क्या है कि जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पर है काली मिट्टी, तीसरे नंबर पर है लाल मिट्टी, चौथे नंबर पर लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन बी में है कि जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन सी में है लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में 40% है और लाल मिट्टी भारत में, जो लाल मिट्टी है ये भारत में 18.5% है। काली मिट्टी भारत में 15% है और लेटराइट मिट्टी 3.7% के आसपास है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही है कि सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है 40%, दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी है 18.5%, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी है 15% और चौथे नंबर पर लेटराइट मिट्टी है जो 3.7% है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारत का सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ये बात तो सही है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इससे लगभग अपने जो संविधान है उसका 40% भाग लिया गया है। दूसरा कथन है, तो पहला सही है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। ये बात गलत है। जो न्यायिक समीक्षा है ये यूएसए के संविधान से ली गई है, यानी कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसमें कथन केवल एक सही है, ऑप्शन ये है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैज्ञानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई है या 62वां संविधान संशोधन बिल से हुई है या 63वां संविधान संशोधन बिल से हुई है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन ये सही है, 64वां संविधान संशोधन बिल से 73वें संविधान संशोधन कानून की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 246। तो अनुच्छेद 246 ये कर से संबंधित है। बी कह रहा है कि अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में संसद है, अनुच्छेद 83 में संसद है, यानी कि संसद की अवधि है। अनुच्छेद 172 में
विधानमंडल की अवधि है। तो जब एक राज्य एक चुनाव कानून लागू किया जाएगा तो अनुच्छेद 83 में यानी कि संसद वाला जो कानून है इसमें संशोधन किया जाएगा, और दूसरा है अनुच्छेद 172 जिसमें विधानमंडल है, इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में बदलाव लाना था। ऑप्शन ये है कि विनियमन अधिनियम 1773, बी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो जो भारत यानी कि विनियमन अधिनियम 1773 है, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रबंधन में बदलाव किया गया। ऑप्शन ये सही है। अच्छा, ये जो भारत शासन अधिनियम 1858 है, इसके द्वारा जो इंग्लैंड की महारानी थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीनकर और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया था। तो ये जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन दे दिया गया था, ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? केरल में नहीं है, या मिजोरम में नहीं है, या नागालैंड में नहीं है। तो भारत में 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर पंचायत व्यवस्था नहीं है। 3 राज्य कौन है? एक है मेघालय, दूसरा है मिजोरम और तीसरा है नागालैंड। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? दिल्ली है। तो ये 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यहाँ पर पंचायत व्यवस्था नहीं है और सभी जगह है। तो क्या कह रहा है कि कहाँ पर नहीं है? तो ये नहीं पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा कि नागालैंड, मिजोरम में पंचायत व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वह निम्न में से किस विधान परिषद से चुने गए थे? अम्बेडकर साहब सबसे पहले बंगाल विधान परिषद से चुने गए थे। इसके बाद में भारत का विभाजन हो गया। जब भारत का विभाजन हो गया तो बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण जो है दोबारा चुनाव हुआ। तब दोबारा चुनाव में ये बॉम्बे विधान परिषद से चुने गए थे। तो ऑप्शन ये सही है, बॉम्बे विधान परिषद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ये निम्नलिखित में किसके बारे में है? तो अनुच्छेद 371 ये नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान करता है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का स्पेस अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? अपीलीय अधिकार क्षेत्र का संबंध है। तो ये बात सही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यह एक अपीलीय न्यायालय है। दूसरा है मूल अधिकार, बिल्कुल जो सर्वोच्च न्यायालय है ये मूल अधिकार का संरक्षक है। कोलिजियम प्रणाली, बिल्कुल ये भी बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम प्रणाली का गठन करता है। तो इनमें से सभी हैं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय एक, यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक शीर्ष न्यायालय है। बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायालय है। ये संघीय न्यायालय भी है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है।
तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। यानी कि सबसे कम, फिर सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पर शहरीकरण है? पटना में। उससे कम कहाँ है? मुंगेर में। फिर उससे कम कहाँ है? नालंदा में। तो ऑप्शन बी सही है कि सबसे कम से ज़्यादा की ओर जाना है। तो सबसे कम जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे कम है नालंदा में शहरीकरण, फिर उससे ज़्यादा मुंगेर में है, फिर सबसे ज़्यादा पटना में है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ने के कारण जो उसका आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। तो ये में 4 है, ये में 4, ये ऑप्शन में ही है और किसी में नहीं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही होगा। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर आधारित है या केंद्रित है? लिखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, या पंचम पंचवर्षीय योजना, या तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये मानव विकास या मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। तो इनमें से 8वीं पंचवर्षीय योजना कहीं नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक अल्फ्रेड मार्शल को कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी सही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में मुद्रास्फीति स्पेस से मापा जाता है। यानी कि मुद्रास्फीति किससे मापा जाता है? लिखा है BSE सूचकांक से मापा जाता है, या राष्ट्रीय आय अपस्फीति से मापा जाता है, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार से मापा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? रंगराजन समिति ने दिया था, या राघवन समिति ने दिया था, या केलकर समिति ने दिया था? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव राघवन समिति ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किसके बाद सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया है? यानी कि जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को कब दिया गया था? श्वेत क्रांति के बाद दिया गया था, या भूरी क्रांति के बाद MSP दिया गया था, या हरित क्रांति के बाद MSP दिया गया था? तो MSP जो थी ये हरित क्रांति के बाद दिया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।